वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नई सीरीज, जिसमें हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर चैप्टर 1 में लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट में हमने कुछ कंसेप्ट बाइट भी डाले हैं, जिससे आपके इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में भी वो हेल्प करेंगे। ठीक है, शुरू करते। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है इसके स्टार्टिंग से ही चैप्टर 1 पे, जिसमें हमने लैंग्वेज और उसके फंक्शंस और कहाँ कहाँ पर वो यूज़ होती है उसके क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स को किया है, तो प्लीज़ उसे भी देखिए, जिससे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बेस से ही हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइन और बिहेवियर इज। तो वो क्या कह रहा है कि जो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, कैसे? इंडिविजुअल किसके थ्रू? कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स के थ्रू, साइन के थ्रू और बिहेवियर के थ्रू। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिकेशन, कल्चर या फिर ऑल। तो अब देखो, जब हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं किसी भी चीज को, कोई इंफॉर्मेशन को, तो वो लैंग्वेज लर्निंग नहीं होगी। लैंग्वेज लर्निंग में तो क्या होता है, हम गेन करते हैं कोई भी लैंग्वेज को, जिससे हम कम्युनिकेशन का जरिया प्राप्त करते हैं। उसका मतलब क्या होगा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस में ही हम क्या करते हैं, साइन, सिंबल्स और बिहेवियर को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। और कल्चर तो एक अलग ही टर्म है, जिसमें अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज होती है अलग अलग इंडिविजुअल्स की। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो हमारा, उसमें हमने क्या है, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स पढ़े हुए हैं। तो देखते हैं कौन से कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड होंगे इसमें। सबसे पहले है मैसेज, सेंडर एंड रिसीवर, फिर है इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, फिर है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कम्युनिकेशन या फिर ऑल। तो देखो, जो कम्युनिकेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम बातचीत करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा सिंबल, साइंस और बिहेवियर को। तो वो सारी चीजें मिलके क्या बनाएगी, एक मैसेज बनाएगी। फिर वो मैसेज है उसको कोई सेंड, अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक मैसेज सेंड कर रही हूँ, मैं हो गई सेंडर, और फिर आप रिसीव कर रहे हैं, तो अब वो क्या हो जाओगे, रिसीवर। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी कम्युनिकेटेड, तो पर्सन होने चाहिए इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कम्युनिकेशन, तो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, जैसे हम किस चीज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के जरिए हम आपको क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज। तो जब हमने इंस्ट्रूमेंट बताया कि हम यूज करते हैं, कम्युनिकेशन इज डिस्टिंग्विश्ड एज। तो डिस्टिंग्विश्ड किया गया, उसको डिवाइड किया गया कम्युनिकेशन को, कैसे? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बोथ या नन। तो बिल्कुल, तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, बोल के समझाते हैं, लिख के समझाते हैं। और नॉन वर्बल में क्या होता है, हम सिग्नल्स और साइंस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, अपने जैसे हम अपने हेड को नोड कर लेते हैं, सर को हिला के, अपनी आईज ब्लिंक करके, आंखों को झपका के हम क्या देते हैं, सिंबल्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, द यूजेज ऑफ साइंस लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स। जो हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जिसमें लाइट्स होती है ग्रीन, रेड, येलो, उसमें हम बताते हैं कि भाई हाँ, इसका मतलब होता है कि भाई रेड का मतलब रेड लाइट है तो रुको, फिर येलो, ग्रीन, येलो का मतलब है स्टार्ट हो जाओ, ग्रीन का मतलब गो। तो ये क्या होता है, ये भी कम्युनिकेशन का ही जरिया होता है कि वो हमें साइंस के थ्रू बता रहे हैं, पिक्चर्स के थ्रू, साउंड्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू। इन सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर है, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग लैंग्वेज। तो हमें बताना है कि भाई जो हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो सबसे पहला कौन सा होगा, फिर लास्ट ऐसे अरेंज करेंगे कैसा होगा। फिर है सबसे पहले, मैसेज इज अट्रेंस टू कन्वे आइडिया, थॉट, सजेशन एटसेट्रा। फिर है फोनोलॉजिकल एनकोडिंग, सिमेंटिक्स एनकोडिंग,
डिकोडिंग या फिर ग्रामेटिकल एनकोडिंग। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कुछ मैसेज होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा ही होता है, जब वो स्टार्टिंग में बोलना शुरू करता है तो वो रोता है, तो उससे समझ आता है मदर को कि भाई हाँ, या तो इसको दूध चाहिए, भूखा है, या फिर कोई चीज़ चाहिए, तो वो अपने कम्युनिकेशन का एक जरिया बनाता है। तो इसमें क्या करके मैसेज होना चाहिए, किसके लिए, आइडिया को कन्वे बताने के लिए, थॉट्स को बताने के लिए, और सजेशंस एक्सेट्रा इनको बताने के लिए। ठीक है, मैसेज होने के बाद उसके बाद क्या होगा, हमारे पास सिमेंटिक्स एनकोडिंग। सिमेंटिक एनकोडिंग में क्या होगा, हम चीज़ों को समझते हैं, हम देखते हैं कि भाई कैसे, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम टू रिमेंबर अ टेलीफोन नंबर वी लुक्ड अप इन द डायरी। तो हमने क्या कर, किसी चीज़ को लर्न करने के लिए एक प्रोसेस यूज़ किया, सेंसेस को यूज़ किया, तो उसे बोलेंगे सिमेंटिक एनकोडिंग। तो सेंसेस के थ्रू जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे सिमेंटिक एनकोडिंग बोलेंगे। और फिर क्या आएगा इसमें, ग्रामेटिकल एनकोडिंग। तो उसमें ग्रामर होनी चाहिए जिसके थ्रू हम, जैसे हम सीखते भी है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबकी अपनी अपनी ग्रामर होती है, उनके थ्रू हम वर्ड्स को, क्योंकि ग्रामर के बिना उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं पता चलेगा। अब कोई भी चीज़ है, हमें अब हो रही है या पहले हो चुकी है या होने वाली है, वो किससे समझ आएगी, वो ग्रामर से ही समझ आएगी। तो उसके बाद क्या होनी चाहिए, हमारे पास ग्रामर होनी चाहिए। फिर क्या होगा, अगर हमने ग्रामर, फिर हो गया फोनोलॉजिकल एनकोडिंग। फोनोलॉजिकल एनकोडिंग में क्या होता है, हम साउंड्स वगैरह को सीखते हैं कि साउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको शो करना है। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा इसमें, डिकोडिंग। तो जो भी मैसेज बन गया उसको हम उसको क्या करेंगे, एक डिकोड, हम दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक होती है एनकोडिंग और एक होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग के अंदर क्या होता है, हम अपना मैसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, और एनकोडिंग के अंदर क्या होता है, हम उस कंस्ट्रक्टेड, कोई और पर्सन, उसका जो रिसीवर होता है, उस डिकोडेड मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है, यानी कि अपने वर्ड्स में अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन आंसर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे, हम कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके हम इनको देखेंगे कि क्या इनका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, और कंसेप्ट पार्ट में भी हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है एनकोडिंग ऑफ सेंसरी इनपुट दैट हैज पर्टिकुलर मीनिंग or content. For example, to remember a telephone number we तो यहाँ पर आएगा looked up in the phone book is considered as। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जो मैसेज है उसको क्या करते हैं, हमें लर्न करना है, तो उसे लर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रिमेंबर, याद रखने के लिए हम कहीं नोट कर लेते हैं, अपने टेलीफोन में ऐड कर लेते हैं, कोई डायरी में लग लेते हैं। हम सेंसेस के, तो कह रहे हैं एनकोडिंग ऑफ सेंसेस, सेंसरी इनपुट। तो जब हम सेंसेस के थ्रू कोई मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंटेक्ट बनाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, मैंने पहले भी बताया था, उसे बोलेंगे सिमेंटिक एनकोडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इसमें द प्रोसेस इन विच द आइडिया इज चेंज्ड इनटू ग्रामेटिकल सेंसेस इज कॉल्ड। तो ग्रामेटिकल सेंसेस में जब कोई आइडिया चेंज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रामेटिकल एनकोडिंग। ठीक है, तो वही है, अगर हमें कोई भी सेंटेंस है उसका पता ही नहीं होगा कि ये पास्ट में था या प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, तो उसका कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है, वो हम उसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और समझा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्हेन द स्पीकर और सेंडर रिमेन्स एज द सेंडर एंड द लिसनर और रिसीवर रिमेन्स एज द लिसनर देन इट इज। यानी कि वो क्या कह रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो स्पीकर है वो स्पीकर ही रहता है, और सेंडर, जैसे अब मैं हूँ, मैं बोल ही रही हूँ, लेकिन मैं अब इस टाइम पे, क्योंकि लाइव कम्युनिकेशन नहीं है, तो मैं आपको ना तो सुन सकती हूँ ना मैं आपको देख सकती हूँ। और ऐसे ही आप रिसीवर हो, रिसीवर आप ना मुझे देख सकते हो ना मेरे को रिप्लाई कर सकते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो उसे बोलेंगे हम वन वे कम्युनिकेशन। तो वन साइडेड का कम्युनिकेशन है वो। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होगा कि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और आंसर्स भी कर सकते हैं। अब डायरेक्टली नहीं है तो उसके लिए या तो लाइव मॉनिटरिंग होनी चाहिए या फिर क्या है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए। थ्री वे कम्युनिकेशन वो भी एक अलग प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द पोजीशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इज इंटरचेंजेबल। यानी कि जब जो पोजीशन है, जब यानी कि मैं अगर बात करी तो मैं आपको बता भी सकती हूँ, कुछ पूछ भी सकती हूँ आपसे, और ऐसे ही आप भी, अगर हम फेस टू फेस या फिर लाइव मॉनिटरिंग करें तो पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, टू वे कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, मैंने इस सारे के सारे क्वेश्चंस में, देखो एग्जाम्स में क्या है,
क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आता है। मैंने अब क्या किया है, हर एक जो भी फॉर्मूलाज बन सकता है हमारे किसी भी सब्जेक्ट्स में, या डेफिनेशन बन सकती है, या फिर कोई भी उसका एग्जाम्पल बन सकता है, मैंने उसको इंक्लूड किया है ताकि एग्जाम में आप उसको रिलेट कर सको। ऐसा नहीं है कि कोई डिट्टो क्वेश्चन ऐसे कैसे आ जाएगा। तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैसे होता है ये, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप उसे अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें the use of sounds and words to express and share information with other people which include both spoken and written communication is called। तो ये क्या कह रहा है, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम कम्युनिकेशन के में साउंड्स का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, किसके साथ, दूसरे पर्सन के साथ, जिसमें हम स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन यानी कि ओरल कम्युनिकेशन भी हो सकता है वो, और रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो इस वो किसको बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन को बोलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन तो इसका पार्ट है, नॉन वर्बल तो साइंस जेस्चर्स के थ्रू होता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग कम्युनिकेशन इनटू थॉट्स इज कॉल्ड। तो जब हम अपनी कम्युनिकेशन को थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, हम उसको एक क्या लगा सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं उसको दूसरे को सेंड करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनकोडिंग। नहीं, एनकोडिंग मैंने क्या बताया था, जो रिसीवर होता है उसको ट्रांसलेट करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर कोई भी डिकोडेड मैसेज को, तो उसको बोलेंगे डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है कि भाई अपने थॉट्स को, हम अपने आइडियाज़ को एक फॉर्म दे देते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म हो चाहे वो ओरल फॉर्म हो, यानी कि हम सेंडर बन के रिसीवर को उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसे बोलेंगे डिकोडिंग। अब जैसे मैंने इन क्वेश्चंस को क्या किया है, डिकोड किया है बुक में से आपके लिए। अब इन क्वेश्चंस को मैं क्या कर रही हूँ, एक एक करके आपको एनकोड कर रही हूँ, और आप भी इनको क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, एनकोड कर रहे हो। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीडबैक क्या होगा, फीडबैक कोई भी चीज़ जब पर्सन एनकोड करने के बाद उसको समझता है तो उसको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, वो आ जाएगा फीडबैक के अंदर। ठीक है, पढ़ेंगे हम इसे भी आगे। एज ह्यूमन लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल लैंग्वेज एंड हैज सम कैरेक्टरिस्टिक विच इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो जो ह्यूमन लैंग्वेज है और एनिमल लैंग्वेज है डिफरेंट है, कैसे, क्योंकि जो एनिमल्स है उनका एक पर्टिकुलर जो भी सिंबल साइंस यूज कर सकते हैं, जैसे डोर का वो बार करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई, वो बार करेगा। कैट क्या करती है, म्याऊ करेगी। तो उनके वो देखो कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है उनमें वर्ड, सिंबल, सेंटेंस वगैरह नहीं होते, और ह्यूमंस में ये सारी चीज़ें होती है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सब कुछ इंक्लूड होता है, एक इंक्लूड नहीं होता। देखते हैं क्या चीज, लैंग्वेज हैज डिफरेंट साइंस एंड अदर सिंबल्स। बिल्कुल, तो लैंग्वेज में क्या होते हैं, अलग अलग साइंस होते हैं और अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, एनिमल्स ऐसा नहीं करते। ह्यूमन नीड्स अ बिग पावर एंड एनर्जी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। बिल्कुल, तो जो देखो अब ये चीज़ क्या कह रहा है इसमें, देखो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि भी जो ह्यूमंस को काफ़ी एनर्जी चाहिए लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब इसमें बताया गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, तो ह्यूमन डू नॉट नीड अ बिग पावर और एनर्जी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम इन सोसाइटी से इंटरेक्ट करके भी चीज़ों को सीखते हैं, हमें उस चीज़ को ये नहीं है कि हम बुक से ही सीखेंगे या कोई हमें पढ़ाएगा। कोई बच्चा है अगर हम उसको वैसे ही सोसाइटी में छोड़ देते हैं, वो जिस सोसाइटी में रहेगा वो वैसे ही लैंग्वेज सीखेगा, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, वो संस्कृत है, वो अपने आप ही लोगों से इमिटेट करके यानी कि उनकी नकल करके भी सीख लेता है। तो ये ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कोई बिग पावर और एनर्जी की जरूरत नहीं होती लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर है ह्यूमन लैंग्वेज इज फंडामेंटली क्रिएटेड। हाँ, उसको क्रिएट किया जा सकता है लैंग्वेज को, अलग अलग सेंटेंसेज में, ग्रामर में, अलग अलग तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी यूज टू टॉक अबाउट नॉट ओनली प्रेजेंट सिचुएशन बट ऑल्सो पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स। बिल्कुल, तो जो ह्यूमन है वो अपने पास्ट और प्रेजेंट्स को भी बताता है, प्रेजेंट के साथ पास्ट और फ्यूचर को भी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज जरूरी नहीं है क्लासरूम के अंदर, तो देखिए कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली। तो अगर हमें अपने कम्युनिकेशन को अच्छा बताना है, अगर मैं आपको से पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपसे रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं करूँगी तो आप उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं मान सकते। तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर कम्युनिकेशन के अंदर अगर उसे इफेक्टिव बनाना है तो। फिर रिपीट योर मैसेज इन डिफरेंट वेज। अब देखो कोई भी चीज़ मैं समझा रही हूँ, अगर मैं एक ही तरीके से उसको बता रही हूँ तो आपको वो बोरिंग लगेगा, तो उसमें अलग अलग चीज़ों का यूज़ कीजिए। उसमें क्या कीजिए, देखो कई बार मैं जब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको पिक्चर्स और
फिर इमेजेस के थ्रू बताती हूँ, कई बार डायग्राम्स के थ्रू बताती हूँ, कई बार अलग अलग टोन में बताती हूँ, फिर कंसेप्ट बाइट्स के थ्रू। तो उसमें क्या होता है भाई, मैसेज वो रिपीट, अब जो पहले मैंने क्वेश्चंस करवाए फिर इसके कंसेप्ट बाइट करवाए, तो उससे क्या होगा, जो मैंने मैसेज देना है, जो मैंने कम्युनिकेशन करना है, वो रिपीट हो जाएगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, फिर है चेक द अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल कि आपको समझ आया कि नहीं वो मैं फीडबैक के थ्रू चेक कर सकती हूँ। फिर है वर्बल कम्युनिकेशन, क्या वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है हम वर्बली ही कम्युनिकेट करते हैं, हम नॉन वर्बल तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वेरियस वेज होते हैं कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फर्स्ट 3 ही यूज होंगे, 4th यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इन द फॉलोइंग वेज। तो टीचर्स और स्टूडेंट क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुल हमने पढ़ा जो कम्युनिकेशन होता है किस तरीके से यूज करते हैं, देखते हैं। यूज अ टोन दैट इज ऑनेस्ट एंड पीसफुल, चूजिंग वर्ड्स दैट आर इनएप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। तो वो क्या कह रहा है कि सॉरी यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। तो वो कि हम एक ऐसे जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी टोन यूज करेंगे जिसमें क्या होगा, ऑनेस्ट होगा भाई, वो समझाने वाला वो लगता है कि भाई हाँ उसको कंसेप्ट क्लियर है, वो तभी हमें समझा रहा है या उसको वो चीज पता है। ठीक है, और पीसफुल, बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल ध्यान से, बिना किसी गुस्से के, बिना पनिशमेंट के डर से, किसी भी ऐसी चीज को नहीं इंक्लूड करेगा वो जिससे बच्चों को समझ में ना आए। ठीक है, फिर है एट द टाइम ऑफ लिसनिंग मेक आई कॉन्टैक्ट एंड फोकस ऑन द स्पीकर। बिल्कुल, तो अगर हम आई कॉन्टैक्ट होता है हमारा किसी, जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो वो क्या होगा, और भी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट उस चीज़ के समझ सकते हैं कि भाई हाँ वो कितना उसको इनटेक कर रहा है, जो हमने आउटपुट किया वो इनपुट उसके पास कितना जा रहा है। अब मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप रियल में पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो या नहीं, कि मैं नहीं देख सकती कि भाई हाँ आप कितने इफेक्टिवली उसको समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, डायरेक्ट उसको देख सकती हूँ कि भाई हाँ जो मैंने पढ़ाया, मुझे भाई लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया कि वो उसमें क्या था, उसको समझ आया कि नहीं। ठीक है, नेवर इंटरप्टिंग द स्पीकर, कि भाई अगर हम पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन के थ्रू अगर हम किसी की सुन रहे हैं तो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसकी बात खत्म ना हो जाए, वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो सारे के सारे वेज होते हैं रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स यूजिंग डिफरेंट टेक्निक इन कम्युनिकेशन लाइक। तो इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है उसमें अलग अलग पहले थे वेज, अब है टेक्निक्स। तो कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है देख लेते हैं। इन अ लेक्चर सिचुएशन ऑफर हैंड आउट दैट आउटलाइन द पॉइंट यू आर मेकिंग। देखो, अगर हम जब लेक्चर दे रहे हैं तो अगर बच्चे के पास नोट्स होंगे या नोटबुक्स होंगे उसमें से देखेगा वो रिवीजन के लिए भी उसको हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ऑफर हैंड आउट दैट कटिंग द पॉइंट दैट आउटलाइन द पॉइंट्स यू आर मेकिंग। तो हम उन पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं, जिससे ये आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर के रेफरेंस में भी। तो वो क्या होंगे, डिफरेंट टेक्निक्स यूज हो जाएगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर है रिपीट योर सेल्फ एटलीस्ट ट्वाइस वर्बली। जब हम समझा रहे हैं तो अब जैसे मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो एक बार मैंने उसको पढ़ा, आपको पता चल गया कहाँ, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तो उससे आपको समझ ज़्यादा इफेक्टिवली आएगा। फिर है गिव द स्टूडेंट समथिंग टू डू दैट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया यू आर कम्युनिकेटिंग। तो क्या है, स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी चीजें बताओ कि वो अपने आप भी उसके मन में ऐसे क्वेरीज आए कि भाई हाँ ये चीज कैसे हो सकती है, ये चीज कैसे पॉसिबल है, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, कैसे होती है, क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उसको समझा सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएंगी, टेक्निक्स हो जाएंगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है To check the understanding, a teacher should ask the student to repeat the main point or outcome of the conversation by using। देखो, इसमें क्या कह रहा है कि भाई बच्चे को समझ आया कि नहीं, वो चेक करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर क्या करता है कि भाई रिपीट करता है मेन पॉइंट्स को और आउटकम को कन्वर्सेशन के दौरान। तो वो किसके अंदर होता है, 1-to-1 कम्युनिकेशन में पॉसिबल है, रिपीटिंग द मैसेज के थ्रू, वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया अगर हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, हम लाइव मॉनिटरिंग होती है उस टाइम पे हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को जज कर सकते हैं कि उसको समझ आया कि नहीं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट वन इज। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं लैंग्वेज की और क्या नहीं है।
लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, बिल्कुल। तो लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज इज अ बेसिक ऑफ ऑल डेवलपमेंट, बिल्कुल। तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बेसिक है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को इफेक्टिव बना सकते हैं, इफेक्टिव लर्निंग हम उसमें कर सकते हैं। लैंग्वेज डिवाइड्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या लैंग्वेज डिवाइड करती है? नहीं, लैंग्वेज यूनाइट करती है। कैसे? कि अगर हमें डिफरेंट लैंग्वेज आएगी तो हम डिफरेंट पीपल से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीलिंग्विज्म के अंदर, कि भी कैसे हम अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखते हैं और कैसे उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। फिर है लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस। फिर है लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड ओनली थ्रू डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ अ पर्सन विच इज बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो जो ये क्या कह रहा है कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, कॉन्शियस एफर्ट है कि हमें कैसे उस जो एक्विजिशन होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, हम पढ़ेंगे इसके, क्योंकि क्या होता है लैंग्वेज एक्विजिशन कंसेप्ट बाइट के अंदर। इसमें क्या करता है, होता है कि जो पर्सन होते हैं वो काफ़ी प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। तो क्या प्रिंसिपल्स है, देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल। तो अगर हमें कोई भी नई लैंग्वेज या कोई भी चीज़ सीखनी है तो हम उसको क्या करते हैं, कर करके सीखते हैं। देखो मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी भी चीज़ को 10,000 आवर्स देते हैं तो हम उस चीज़ में 100% सक्सेसफुल होते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, डूइंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको कंसिस्टेंटली उसको टाइम देना पड़ेगा। तो उसको वो किस में आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग में। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल। कोई भी चीज़ है, एक टाइम पे हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता, हम बोर, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। उस टाइम पे हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, रिवॉर्ड भी हो सकते हैं और पनिशमेंट भी हो सकती है। मान लो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम, हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमें उसके प्रति हमें मोटिवेट करने के लिए अवार्ड भी दे सकते हैं, रिवॉर्ड भी दे सकते हैं कि अगर आपने इतने अच्छे से किया, जिसके अच्छे परसेंटेज आए, तो हम उसको ऐसे ऐसे कोई भी रिवॉर्ड देंगे, मॉनिटर बना देंगे, या सो ऑन, कोई भी रिवॉर्ड हो सकता है। और पनिशमेंट के डर से भी वो क्या होगा, बच्चा लैंग्वेज को या किसी भी चीज़ को एक्वायर कर सकेगा। तो सारे के सारे प्रिंसिपल इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एसेंशियल एक्टिविटीज फॉर लर्निंग टीचिंग लैंग्वेज इंक्लूड। तो जो लर्निंग टीचिंग में हम कैसे टीचिंग को या लर्निंग को एक्सेप्ट करते हैं, एसेंशियल होती है हमारे लिए, क्या क्या चीजें होती है इसमें, मॉडल रीडिंग, इमिटेशन रीडिंग यानी कि नकल करके सीखना, साइलेंट रीडिंग कि हम आराम आराम से चीज़ों को, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली हैबिट होती है, हम अगर उसको डेली एक हैबिट बनाते हैं पढ़ने की तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है। राइटिंग एंड स्पेलिंग के थ्रू, बिल्कुल। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे एसेंशियल एक्टिविटीज हो जाएगी टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को हमें सीखना है तो हमें ये सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लास्ट है इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर इंसिस्टेड बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग बिकॉज इट हेल्प्स द चाइल्ड इन लर्निंग। तो वो क्या कह रहा है कि हमें, जब हम पढ़ते हैं या हम लिखते हैं उससे पहले हमें लिसनिंग और स्पीकिंग, पहले हमें सुनने की और बोलने की हैबिट होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स द चाइल्ड इन लर्निंग। किस चीज़ में चाइल्ड को हेल्प करती है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, बिल्कुल। तो जब हम किसी को सुनते हैं, अब मैं बोल रही हूँ कि आपका कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि मैं ही गलत बोल जाऊँ, तो आपको पहले क्या है, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो किसी भी चीज़ को हमें, मुझे भी पहले किसी से सुनना होता है कि भाई हाँ इसकी एग्जैक्ट, मैंने भी अपने टीचर से सुना है या किसी मेट से सुना है, तो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो वो लिसनिंग के थ्रू आएगी। फिर उसको हम बोल के देखते हैं कि भाई हाँ क्या ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिर है इंटोनेशन यानी कि उसकी टोन। अब मैं या ज़्यादा हाई पिच में आपसे बोलूँ या फिर बिल्कुल लो पिच में बोलूँ तो भी आपको समझ नहीं आएगा, तो वो टोन भी अच्छी होनी चाहिए। और एबिलिटी टू स्पीक, तो कोई भी चीज़ जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे उसको लगातार समझाने के लिए उसको अच्छे से मेरे कंसेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, जो कि हेल्प करती है लर्निंग के अंदर। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आए होंगे। अभी हम करेंगे कंसेप्ट बाइट को, तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक और चीज़, आप इनकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको सजेशन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। करते हैं कंसेप्ट बाइट। फिर
लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। हमने पहले क्या पढ़ा था, लैंग्वेज और उसके फंक्शंस। फर्स्ट वीडियो में आप उसकी देख सकते हैं कि क्या होता है लैंग्वेज और क्या होता है उसके फंक्शन। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, भी जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा स्कूल है, उसमें लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाता है और कैसे ये आई वो हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। लैंग्वेज इज एन अप्रोच, एलएसी इज एन अप्रोच माना गया है in which one language is implemented throughout the curriculum in non language subject। तो जहाँ पर जैसे कई सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, उसको माना जाता है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, तो उस टाइम पे क्या होता है, लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया जाता है करिकुलम में, कि उसको भी समझाने के लिए कोई ना कोई इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। In this approach, students are to minimize the problem of adjusting to the new medium of instruction and to learn the subject content better. The teacher teach their subjects more effectively and help students लर्न मोर इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ देयर अप्रोच। तो वो क्या कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं अगर उसको अच्छे से लैंग्वेज आती है, उसको इंस्ट्रक्शंस समझ आती है तो, ठीक है। इवन स्कूल्स आर टू एंश्योर दैट देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन द स्कूल विच हेल्प्स टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट लैंग्वेज पॉलिसी अक्रॉस द करिकुलम। बिल्कुल, तो क्या कह रहा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा स्कूल है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को एनहेंस करने के लिए फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि उसमें इम्प्लीमेंट, उसमें यूज़ करते हैं अलग अलग पॉलिसीज़ का, जिससे जो करिकुलम के अंदर है लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके। दिस enables teachers to contribute and get support in dealing with language in learning issues as well as to work for common target। बिल्कुल, तो किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए, गोल या एम को अचीव करने के लिए कि भाई हमें लैंग्वेज में किस चीज़, भाई हमें अगर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए क्या आना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है तो क्या आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश अक्रॉस द करिकुलम, उसमें कैसे इंग्लिश को यूज़ किया जाता है करिकुलम के अंदर। An LSE approach is one that integrates language learning and content learning. There is a need for such an approach because language cannot be effectively learned without a context। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास context ही नहीं होगा, हमारे पास मटेरियल ही नहीं होगा, तो हम लैंग्वेज को कैसे सीख पाएंगे, ठीक है। वैसे ये कहा जाता है कि भाई लैंग्वेज हम अपने आप से भी सीख लेते हैं, इमिटेट करके, नकल करके। लर्निंग इज ऑल सब्जेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट अपॉन लैंग्वेज। तो जो लर्निंग है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होती है, कि कोई लैंग्वेज होगी तभी तो हम कुछ सीखेंगे। लैंग्वेज एंड कंटेक्स्ट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। तो जो लैंग्वेज है और जो कंटेंट है यानी कि मटेरियल है वो क्या है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज वाज रिसर्च्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड एज अ मीन्स ऑफ ब्रिजिंग द बैरियर्स बिटवीन कंटेंट, नॉलेज एंड लैंग्वेज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कह रहा है कि ब्रिज बनाता है कंटेंट, नॉलेज एंड लैंग्वेज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एलएसी इज अ कंसेप्ट एंड अ पॉलिसी। जो एलएसी को एक कंसेप्ट के तरीके से भी यूज किया जाता है और पॉलिसी भी, हमने पढ़ा कि पॉलिसीज बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो लैंग्वेज एज अ कंसेप्ट देखते हैं। इट acknowledges the fact that language education in school does not only take place in specific language subject like foreign language, second language, etc. but in each and every known language subject across the curriculum। यानी कि ये कंसेप्ट बनाया गया है कि लैंग्वेज को सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के तरीके से भी देखो। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, हमारी मदर टंग, कि भाई हम कोई भी चीज़ें पढ़ेंगे सीखेंगे तो किससे सीखेंगे, अपनी मदर जो लैंग्वेज होती है हमारी उससे सीखेंगे, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज बोलते हैं जिसको। उसके बाद जो हम एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखते हैं उसको बोलते हैं हम फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके अलावा भी जो हम चीज़ों को नॉन सब्जेक्ट्स में सीखते हैं उसे बोलते हैं एज अ कंसेप्ट। पॉलिसी क्या होगा, इट एम्स टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच एंड एवरी चाइल्ड इन ईच लर्निंग एक्टिविटी इन स्कूल। तो वो क्या कह रहा है कि अगर जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो किस चीज़ में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है कि हर एक बच्चे में लर्निंग एक्टिविटी को बिल्ड करना, ठीक है। एलएसी is very helpful in developing basic thinking and communication skills which are absolutely necessary and vital for their personal development and their
फ्यूचर करियर इन द वर्क प्लेस इन सोसाइटी। तो LAC को कैसे हेल्पफुल माना गया है कि इससे हम अपनी बेसिक थिंकिंग को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को और फ्यूचर करियर को भी हम क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू अगर हमें जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आएगी उतनी ही ज़्यादा हम अपनी थिंकिंग को यूज़ करेंगे कि भाई जो हमारे जो थॉट्स आते हैं वो भी क्या होते हैं, लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बेनिफिट्स, मेरिट्स, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ LAC अप्रोच। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फायदे होते हैं LAC अप्रोच के भी लैंग्वेज एक्विजिशन करिकुलम के देख लेते हैं। इट हेल्प्स लर्नर टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेकेंडरी। तो वो क्या करता है, लैंग्वेज एजुकेशन एनहेंसमेंट एंड मेमोरी इम्प्रूवमेंट। तो वो क्या करता है, सेकेंडरी लैंग्वेज को, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज तो हमें पता ही है क्या है, हमारी मदर टंग, उसको सीखने के अलावा भी वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल में एनहेंसमेंट करता है, जिससे हमारी एजुकेशन और मेमोरी दोनों इम्प्रूव होती है। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न लैंग्वेज एंड कंटेंट इफेक्टिवली। तो क्या होता है, इससे हम अपनी लैंग्वेज को और कंटेंट को इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट टू एक्सपेंड देयर आइडियाज एंड एक्सप्लोर थिंग्स। तो इससे क्या होता है, हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने जो नई नई चीज़ें सीखी है उनको अपनी थिंकिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर है, इट हेल्प्स लर्नर टू कलेक्ट डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट। तो अलग अलग टर्म्स होती है जो हमें समझ नहीं आती, अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट्स की, जैसे हम अपनी वोकेबलरी को अगर हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो जो लैंग्वेज में हर एक लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी होती है और उस वोकेबलरी को अलग अलग तरीके से हम सीखते हैं। एक वर्ड के हज़ारों मीनिंग होते हैं और उन मीनिंग को कहाँ पे परफेक्ट यूज़ करना है ये भी हम LAC के थ्रू सीखते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। बिल्कुल, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में बाहर में नई लैंग्वेज सीखेंगे, फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प करेगी। तो इस क्या कह सकते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इससे इंक्रीज होगी। इट हेल्प्स लर्नर टू डिस्कस डिफरेंट इश्यूज इन अ सेकेंडरी लैंग्वेज। तो अलग अलग इश्यूज होते हैं सीखने में, उसकी ग्रामर है, उसके वर्ड्स है, वर्ब्स, सारी चीज़ों को सीखने में वो जो डिफरेंट तरीके होते हैं उनको हम सीखते हैं और इश्यूज को रिजोल्व करते हैं। इट इंक्रीज ट्रैवल अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, तो ये माना जाता है कि जितनी ज़्यादा हम ट्रैवल करते हैं ना उतनी ज़्यादा हम लैंग्वेज को सीखते हैं और नई नई चीज़ों को हम अचीव करते हैं। तो वेन एवर स्टूडेंट को अब्रॉड, इट ब्रोडन एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। बिल्कुल, तो वही बात है कि अगर हम मान लो हम टीवी या मूवीज़ ही देखते हैं, अगर हम सिर्फ मदर टंग आती है, लेकिन अगर हमें कोई और भाषा की जैसे इंग्लिश है या कोई भी मूवी देखनी है तो हम उसे वो समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ अगर वो हमारी ही भाषा में डब होगी तभी हम उसको क्या पाएंगे, देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो एंटरटेनमेंट में भी ये हेल्प करेगी LAC स्टूडेंट्स को। फिर है टीचर्स। टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट है देखते हैं। टीचर्स अचीव द एम ऑफ एजुकेशन थ्रू LAC। तो LAC के थ्रू क्या करता है टीचर, एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करता है कि भाई एजुकेशन का क्या एम है, इससे उसको पता चलता है। दैट इज एनहेंसिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट एंड चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एंड फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। होलिस्टिक क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास। तो लैंग्वेज से क्या है, बच्चे को हर एक, जैसे चाहे वो फिजिक्स हो, नहीं सॉरी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे पंजाबी हो, संस्कृत हो, हर लैंग्वेज में फिजिकल एक्टिविटीज़ हो उसमें हेल्पफुल होती है। टीचर टीच देयर सब्जेक्ट्स मोर इफेक्टिवली बिकॉज लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन लैंग्वेज। बिल्कुल, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मान लो जैसे साइंस है, SST है, ये सारे अगर हम इंग्लिश में भी ले सकते हैं, हिंदी में भी, लेकिन जो उसकी जो वर्ड्स होते हैं, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज एंड कंटेंट्स आर क्लोजली इंटररिलेटेड। टीचर टीच मोर थिंग्स इन क्लासरूम बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल, अगर टीचर्स को अलग अलग लैंग्वेज आएगी, बच्चों को अलग अलग तरीके से, एक क्लास के अंदर अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, अगर उनको सबकी ही लैंग्वेज आती होगी, वो सबको इंग्लिश में भी पढ़ाएगा, हिंदी में भी पढ़ाएगा, संस्कृत में भी, पंजाबी में, तो देखो बच्चों के लिए कितनी हेल्पफुल होगी। टीचर गेट सेटिस्फाइड एंड फील मोटिवेटेड बिकॉज देयर रिजल्ट इम्प्रूव बिकॉज ऑफ LAC। बिल्कुल, तो अगर वो अच्छे से पढ़ाएगा तो बच्चों को अच्छे से समझ आएगा और उससे जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। टीचर गेट न्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम LAC अप्रोच विच इज़ हेल्पफुल इन अपडेटिंग देयर नॉलेज। बिल्कुल, तो नॉलेज को अपडेट करने के लिए भी, नए एक्सपीरियंस लेने में टीचर्स को हेल्प मिलेगी लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू। ठीक है,
नेक्स्ट है बैरियर्स, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग LAC अप्रोच। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है LAC अप्रोच के अंदर जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं करिकुलम के अंदर। सबसे पहले है नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर्स। बिल्कुल, अगर टीचर्स को ही लैंग्वेज नहीं आएगी, टीचर्स ही उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चों को कैसे समझा पाएंगे। तो ये सबसे पहले कि भी टीचर उसको पॉजिटिवली नहीं लेते, वो नई चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहते, तो बच्चे उसको नहीं सीख पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अंडरस्टैंड दैट LAC इज नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टीचर टू इम्प्लीमेंट LAC इन स्कूल। तो सिर्फ लैंग्वेज टीचर की का रोल ही नहीं, मतलब मान लो अगर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ इंग्लिश के टीचर को ही आनी चाहिए, हिंदी है तो हिंदी के टीचर को ही आनी चाहिए, पंजाबी है तो पंजाबी के टीचर, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। मतलब हर एक टीचर को हर एक बच्चे के हिसाब से उसको समझाना आना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसकी डिफिकल्टी क्या हो सकती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल टीचर टू इम्प्लीमेंट LAC बिकॉज लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट टूल इन लर्निंग ऑल द स्कूल सब्जेक्ट। बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंट टूल माना जाता है सारे सब्जेक्ट्स के को समझने के लिए लैंग्वेज को। जैसे कि एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट बट इन एडिशन इट इज़ अ लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑल्सो। बिल्कुल, तो देखो मैथमेटिक्स उसको हम क्या लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लेकिन जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे हमने काउंटिंग यूज़ की 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कुछ भी है, तो वो भी लैंग्वेज के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, सो इफ़ अ टीचर टीचेज अ सब्जेक्ट he should take care of children are understanding that language or not। तो टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ आता है कि नहीं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। if they are not understanding the language of a particular subject टीचर शुड डायग्नोज द प्रॉब्लम। तो बिल्कुल, तो डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग करेंगे स्टूडेंट्स को अगर समझ नहीं आया टीचर्स, तो एंड अकॉर्डिंगली प्रोवाइड रेमेडी, उसको फिर भी उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी वीकनेस को ढूंढेंगे और उसको कैसे उसको रेमेडी की स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। अदरवाइज ऑल एफर्ट्स ऑफ टीचर टू टीच दैट सब्जेक्ट विल फेल। बिल्कुल, तो अगर वो सब पढ़ाई जा रहा है, अगर मैं पढ़ाई जा रही हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर है इसमें नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट टीचर डू नॉट कंसिडर एन LAC सीरियसली। बिल्कुल, तो जो मान लो इंग्लिश का टीचर है वो हिंदी को सीरियसली नहीं लेता और हिंदी का इंग्लिश को सीरियसली नहीं लेता, ये भी एक मुश्किल आती है बच्चों के लिए। मतलब टीचर ऐसा होना चाहिए जो ऑल राउंड, जो उसको हर चीज़ की नॉलेज हो। ऐसा नहीं है अब जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक ही सब्जेक्ट आता है, एक ही लैंग्वेज आती है, नहीं, मुझे पूरे BEd का पूरे टॉपिक, पूरे कंसेप्ट आने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ा रही हूँ या फिर अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट ही पढ़ा रही हूँ या नॉलेज एंड करिकुलम में ही पढ़ा रही हूँ, नहीं। तो मतलब एक टीचर है जो सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है, वो बेनिफिशियल होता है। तो ये इसमें इसका एक बैरियर और डिफिकल्टी मान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, when a child explain the concept of number system इन मैथमेटिक्स हिज लैंग्वेज इज नॉट टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल, तो जो नंबर सिस्टम बताते तो उसकी लैंग्वेज नहीं, भी क्या लैंग्वेज है, लेकिन द मैथमेटिक्स टीचर पे लेस अटेंशन टू हिज हैंड राइटिंग एरर्स इन राइटिंग एंड अदर ग्रामेटिकल एरर्स। तो लैंग्वेज को हमने पहले भी पढ़ा था क्या होता है, लैंग्वेज के अंदर ग्रामर्स भी आती है, लैंग्वेज के अंदर सिमांटिक्स, फोनोलॉजिकल सारी चीज़ें आती है, तो वो सारी चीज़ों को क्या होना चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया है, लेस अटेंशन मानी गई है उसकी हैंड राइटिंग के ऊपर, उसकी जो एरर्स है राइटिंग में, ग्रामेटिकल एरर्स है, उसको वो नहीं देखता। तो इसीलिए लैंग्वेज को क्या माना गया है, बैरियर माना गया है। द मेंटल लेवल और कोग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इज वेरी लो इन सम क्लासरूम्स और स्कूल मैनेजमेंट फेसेस डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग LAC। शॉर्टेज ऑफ टीचर एंड टीचिंग मटेरियल इन द स्कूल मे कॉज फेलियर इन LAC। बिल्कुल, अगर टीचर ही नहीं होंगे उसको पढ़ाने के लिए तो भी वो लैंग्वेज इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। रिजिड इन्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, दे थिंक दैट देयर लैंग्वेज इज सुपीरियर। तो बिल्कुल, मतलब रिजिड क्या होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल, भाई सबके लिए इफेक्टिव है, और एक होता है रिजिड जिसको समझना बहुत मुश्किल है, तो वो भी क्या होता है, एक लैंग्वेज के लिए बैरियर बन जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।